जी सर, नेक्स्ट है आज अपने विवेक चौधरी। विवेक जी वीडियो ऑन करें। विवेक चौधरी, विवेक जी आवाज चालू करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। विवेक चौधरी। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते विवेक जी। आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश आपके रही है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका इंग्लिश में है। जी सर। और आप भी अभी जॉब कर रहे हैं? जी सर। जॉब कर रहे हैं अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के, है नहीं ना? सर, अभी मैं आरटीएस तहसीलदार के पद पर हूँ। ये मेरी प्रीवियस जॉब थी सर, ये स्कूल लेक्चरर ही है। अच्छा अच्छा, इसमें आपने लिखा नहीं। चलो बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है। आप आरटीएस हैं और अब आरएस हो जाएंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। आपको कुछ चीजें, एक मैं प्रॉब्लम देता हूं आपको, आप अपना तर्क दीजिए उसमें। क्या सरकार को ऐसा प्रचार करना चाहिए कि प्रत्येक दंपत्ति के केवल एक ही बच्चा हो? आप तर्क दीजिए, सही है गलत? सरकार को सर मेरे हिसाब से ये दो दो चाइल्ड वाली पॉलिसी है ना, इसी जी। को वो रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चे वाली पे अगर आएंगे तो वो ये जो लैंगिक अनुपात है वो गड़बड़ाने का वो रहेगा। अच्छा, तो आपका क्या मत है? मेरे हिसाब से सरकार को दो बच्चों वाली पे वो उसका प्रचार प्रसार और उसी को वो करना चाहिए। और ये जो जो एक बच्चे वाली है उसको लोग जो शिक्षित हैं वो अपने आप ही अडॉप्ट कर रहे हैं सर इसको। तो चलो एक और आपको मैं प्रश्न देता हूं, उसमें आप अपना तर्क दीजिए। क्या सरकार को फिल्मों में उन दृश्यों को अनुमति देनी चाहिए जिसमें अभिनेता धूम्रपान करते हुए दिखाई देते हैं? इसमें आप सर अपना वर्तमान जी सर, इसमें सर वर्तमान में तो ये है कि उन दृश्यों के साथ नीचे वो सावधानी के रूप में लिखा था कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हाँ, मेरी राय तो ये है कि इस तरह के वो दृश्य रोके जाने चाहिए कि वो जैसे युवा हैं वो प्रेरित ना हो, ऐसे वो इसको एक हीरोगिरी समझ लेते हैं और वो भी फिर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। पर ये तो मनुष्य का, एक नागरिक का अधिकार भी तो है। वो अपनी इच्छा के अनुसार रह सकता है, खान पान अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, उसको क्यों रोकेगा कोई? तर्क देना पड़ेगा आपको। जी सर, वो उस पर बाउंडेशन है, लेकिन सरकार इस तरह के बढ़ावा तो दे सकती है गुड फूड हैबिट्स को सर। एक और जी सर। कथन, एक और स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं। क्या सरकार को एक संतान वाले नागरिक को आरक्षण देना चाहिए? नहीं सर, आरक्षण की तो जो वर्तमान व्यवस्था है वो सही है। एक संतान वाले को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है कुछ जगहों पे, जैसे उसको कोई टैक्स वगैरह में कमी और इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े दिए जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए मुझे आप ये बताएं कि भारत का ज्योग्राफिकल नेम, भौगोलिक नाम क्या था? नहीं, हेलो, आवाज आ रही है? सर मुझे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आई, आ रही है, अब आ रही है। मैं सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाया, दोबारा अगर आप भारत रिपीट करें। का, प्राचीन भारत का भौगोलिक नाम क्या था? सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगा, आर्यावर्त था शायद। आर्यभट्ट भौगोलिक नाम थोड़ी है। चलिए आर्यभट्ट क्यों, आर्यभट्ट क्यों कहना चाहिए? क्यों वर्तमान के प्राचीन काल में जो आर्य लोग निवास करते थे, जो आर्य जाति थी, उसी के नाम पे ये आर्यावर्त नाम था सर। आर्य एक जाति थी, आर्य जी एक सर। जाति थी, आर्य एक जाति थी क्या? आर्य एक सर, मैं
पता नहीं सर, सॉरी सर, मालूम नहीं इसमें क्या था वो। संस्कृत में तो 4 वर्ण थे प्राचीन काल में, उसमें आर्य नहीं है। 4 वर्णों में आर्य तो नहीं है। सॉरी सर, मालूम नहीं है। आर्य शब्द का अर्थ पता है आपको? आर्य शब्द का अर्थ सर श्रेष्ठ होता है। तो ये तो जाति तो नहीं हुई। चलो इसको पढ़िए आप। और जी सर। ये कहा जाता है कि आर्य विदेश से आए थे और यहाँ के स्थानीय निवासियों को उन्होंने मारपीट के युद्ध के द्वारा उनको खदेड़ कर दक्षिण में भेज दिया। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? नहीं सर, आर्य मेरा मानना है कि ये यही सब सैंधव की जाति, सब सैंधव के यहीं के रहने वाले लोग थे। अच्छा, कैसे कह सकते हैं आप? कोई शोध हुआ है उसके बारे में जानकारी है? सॉरी सर, शोध की इसकी सरस्वती जानकारी नदी नहीं के है। बारे में, सरस्वती नदी के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? जी सर, ये कहाँ से सरस्वती, निकलती? सरस्वती नदी ये जो अभी वर्तमान में जो इसका अफवाह क्षेत्र है वो ये कालीबंगा के आसपास है। ये घग्गर नदी इसके सरस्वती के लुप्त स्थान पर बहती है, और कालीबंगा और इसके आसपास ये सिंधु। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि अधिकांश जो पुरास्थल मिले हैं, पुराने कालीबंगा जैसी सभ्यताओं के स्थल मिले हैं, वो सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच में मिले हैं। जी सर। या दोनों नदियों के किनारों पे मिले हैं? इनके किनारों पे ही वो सभ्यताओं का बसावट था सर। तो फिर इनको आर्यों को विदेशी तो नहीं कह सकते, आपने भी कह दिया, मैंने भी कह दिया। लेकिन ये जो पुरास्थल मिले हैं उनमें से किसी एक दो के नाम बताइए जो सरस्वती नदी के किनारे पे मिले हैं। कालीबंगा मालूम है सर मुझे कि सरस्वती नदी किनारे कालीबंगा स्थल था, औरों का सर मुझे मालूम नहीं। कालीबंगा की एक प्रमुख विशेषता एक या दो बताइए। कालीबंगा में एक तो सर दोहरे जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, हाँ, और दूसरा समकोण प्रकार की सड़कें मिली है, और सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां मिली है, और कच्ची ईंटों से बने हुए मकान मिले हैं, लकड़ी से बनी हुई नालियां मिली है। वैदिक सभ्यता के समानांतर कुछ मिला है क्या? सॉरी सर, ये तो मालूम नहीं है। अग्निवेदिकाएं मिली हैं? अग्निवेदिकाएं मिली है सर। हाँ, तो वो वैदिक उसके समानांतर हो गई ना। एक सवाल और सिंधु घाटी से सरस्वती सभ्यता से संबंधित। कुछ लोग इतिहासकार ये कहते थे, जिसको कि अब नए शोध ने रिजेक्ट कर दिया, कि सिंधु सभ्यता और वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी, अलग अलग समय पर विकसित हुई। आपका क्या कहना है? जी सर, दोनों अलग अलग सभ्यताएं थी। जो सिंधु सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, और जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो इनके बारे में आपका मतलब है कि दोनों अलग अलग थी? जी सर। तो कोई अंतर बताइए ग्रामीण और नगरीय के अलावा। इनके देवता भी अलग थे। ये जो थे ना सिंधु सभ्यता के, वो ज्यादातर प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, और जो ऋग्वेद जो सभ्यता थी उसमें इनकी इंद्र की और ब्रह्मा की, विष्णु महेश इनकी पूजा होती थी। दूसरा ये इंद्र और ब्रह्मा और विष्णु ये तो बाद में आए, पहले तो वो भी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल में, प्रारंभिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा किया करते थे। बाद में उनका दैवीकरण हुआ, फिर उनका नामकरण हुआ, मानवीकरण हुआ। तो ये 3 स्थिति हैं, 3 स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वैदिक डाइटीज। बता सकते हैं आप? सॉरी सर, ये तो मालूम नहीं है मुझे 3 स्थितियों के बारे में। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि भारत का संविधान कितनी धाराएं हैं, उसमें कितने अनुच्छेद हैं और कितने भाग हैं? 24 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं सर। अच्छा, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्वों वाला भाग है, ये कौन सा भाग है? ये सर चौथे भाग में है। तो ये किसने बनाया? भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान सर संविधान निर्मात्री सभा थी, इसके माध्यम से इसकी रचना की गई थी। तो संविधान निर्मात्री सभा कहाँ से आई, किसने उसका गठन किया था? इसका गठन
वो संविधान निर्मात्री सभा ने किया था सर इसका, संविधान सभा ने। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किसने किया था? आप समझे नहीं। संविधान निर्मात्री सभा जो बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका गठन कैसे हुआ, किसने किया? जो संविधान सभा थी उसका गठन तो लोगों द्वारा किया गया था, और जो बाद में संविधान एक वो प्रारूप समिति थी उसका गठन संविधान सभा ने किया था। मेरा कहने का मतलब है कि जो संविधान निर्मात्री सभा है उससे पहले कौन सी सभा थी? संविधान सभा का नाम की कोई सभा तो मुझे नहीं याद आ रही। हाँ, संविधान निर्मात्री सभा ही थी सर। उसका गठन लोगों द्वारा किया गया था, मताधिकार के माध्यम से। कौन से लोगों द्वारा? भारत के लोगों द्वारा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई चुनाव हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। जो राज्यों की जो विधानसभाएं थी उन्होंने चुने थे, और कुछ जो थे वो राजाओं के द्वारा मनोनीत सदस्य थे। वो ठीक से पढ़ना है, आपने अभी सही जवाब दिया आपने, ठीक है। कुछ समितियां बनाई गई थी संविधान निर्मात्री सभा में, वो कौन कौन सी समितियां थी या कितनी थी? अगर याद नहीं आ रहा है तो कितनी समितियां बनी? ये तो सर पता नहीं कितनी समितियां थी। हाँ, एक चलो थी कोई बात। समितियों के नाम बताऊं सर क्या? हाँ बताओ। एक थी संघ संविधान समिति, एक ये थी झंडे से संबंधित समिति थी, एक प्रांतीय विषयों से संबंधित समिति थी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको एक बार पढ़िए आप, है ना। क्या संविधान निर्मात्री सभा एक संप्रभु बॉडी थी, संप्रभु संस्था थी? जी, संप्रभु संस्था थी सर। लॉर्ड माउंटबेटन को सबसे पहला गवर्नर जनरल, है ना, आजाद भारत का, किसने नियुक्त किया था? किस संस्था ने नियुक्त किया था? सॉरी सर, मालूम नहीं है तो। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो जो ये बहुमत प्राप्त दल के नेता थे, और इनको राष्ट्रपति ने वो नियुक्त किया था। फिर राष्ट्रपति तो था ही नहीं उस समय। सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। संविधान से अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा गांधी जी पर आते हैं। जब भारत लाल किले पर तिरंगा फहरा रहे थे पंडित नेहरू, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं बुलाया गया, वो कहाँ थे? वो उस टाइम कलकत्ता में दंगों को रोकने के लिए वहां गए हुए थे। कलकत्ता में किस जगह पर थे वो? नोआखली में। अच्छा, अभी आप तहसीलदार हैं, आप मुझे बताएंगे कि अभी जो पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, कितनी पंचायत समितियों के राजस्थान में चुनाव होने हैं? ये टोटल पंचायत समितियों की संख्या मालूम नहीं सर, लेकिन 21 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। ये कितनी ये ध्यान नहीं कितनी पंचायत समितियों के चुनाव होंगे। चलो कोई बात। आप मुझे बताएंगे एक पंचायत समिति में लगभग कितनी पंचायतें होती हैं न्यूनतम? एक पंचायत समिति में सर नहीं मालूम भी न्यूनतम कितनी होती है। और एक जिला परिषद में कितनी पंचायत समितियां होती हैं? ऐसे न्यूनतम और इनका सर कोई क्राइटेरिया है मुझे मालूम नहीं। हर जगह जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग है। ये कितनी लगभग होती है? सॉरी सर। चले कोई नहीं। अभी मुझे बताएंगे कि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद राजस्थान में कुल कितने जिले थे? सॉरी सर, ये तो मालूम नहीं। राजस्थान में जो जिले बनाए गए वो किसने बनाए थे? सॉरी सर। चलिए, हनुमानगढ़ कब जिला बना? 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ 31वां जिला बना सर। उसके साथ और भी कोई जिला था क्या? उसके साथ उसी टाइम करौली जिला बना था। अच्छा, चलिए धन्यवाद। थैंक यू सर। राजेश जी। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते।
विवेक जी, आपकी हॉबी है क्रिकेट। जी सर। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? क्रिकेट की शुरुआत सर इंग्लैंड से हुई थी। कब? ये कोई 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास हुई थी सर। अच्छा, आईसीसी के बारे में जानकारी है आपको? जी सर, इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और इसका वर्तमान जो मुख्यालय है वो दुबई में है। अच्छा, दुबई कहाँ पड़ता है, कौन से देश में है? यूएई में है सर, संयुक्त अरब अमीरात में है। अच्छा, अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की आयु कितनी होनी चाहिए न्यूनतम? न्यूनतम एज का सर कोई क्राइटेरिया नहीं है जहां तक मुझे ध्यान है सर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? जी सर, कभी कभी मिस भी हो जाता है। अभी आईसीसी ने एक न्यूनतम आयु जारी की, निर्धारित सॉरी की। सर, मुझे उसका मालूम नहीं, इन दिनों में मैंने अपडेट नहीं हूँ सर इससे। अच्छा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है अभी? सॉरी सर। जानकारी नहीं है। चलिए, ये सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिला है क्या? हाँ मिला है सर। कब दिया गया? ये एग्जैक्ट तो याद नहीं सर, मैं अनुमान लगाना चाहूंगा ये 2015 में मिला था जहां तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा, और मेजर ध्यानचंद जी को? मेजर ध्यानचंद जी को अभी तक अगर मिला या नहीं मिला सर, इसके बारे में अभी तो मुझे मालूम नहीं है सर। अच्छा। ये बताइए, श्रम मंत्रालय ने अभी 12 घंटे का कार्य दिवस करने का प्रस्ताव दिया है, क्या तर्क दिया उन्होंने इसके पीछे? उसके पीछे उन्होंने ये तर्क दिया कि जो भारत की भौगोलिक विशेषताएं हैं उस हिसाब से यहाँ पे लोग हैं वो काम कर सकते हैं, दिन काफी बड़े होते हैं उस हिसाब से, और उनको अच्छा। ज्यादा वो एक्स्ट्रा वो इनकम भी मिलेगी अतिरिक्त घंटों के काम करने की। अच्छा, आपका व्यक्तिगत मत क्या है? अगर ऐसा होता है तो लोगों को नुकसान होगा या फायदा होगा? मेरे हिसाब से लोगों को फायदा होगा, क्योंकि वो जो अतिरिक्त घंटे होंगे 8 घंटे के अलावा वो उनकी मर्जी पे रहेंगे, वो करना चाहे या नहीं, अगर वो करना चाहेंगे तो उनको एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे सर। अच्छा, एक हफ्ते में कितने घंटे कार्य कर सकते हैं? 48 आवर्स सर। तो फिर कैसे मैनेज होगा? 12 घंटे, बात तो वही है। मतलब मेरे हिसाब से सर उन्होंने मैक्सिमम ये कहा है कि 12 घंटे तक काम कर सकेंगे, और अभी 8 घंटे वाला तो वो चल ही रहा है, किसी को ओवर टाइम करना हो तो उसको छूट रहेगी वो। अच्छा, भारत के प्राचीन इतिहास या संस्कृति को छोड़ दें तो आज की तारीख में जैसा भारत है उससे दुनिया क्या सीख सकती सॉरी सर, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया सर। है? वर्तमान भारत से दुनिया क्या सीख ले सकती है? वर्तमान भारत से सर, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और जब भारत आजाद हुआ था तो ये कहा गया था कि ये लोकतांत्रिक देश नहीं रह पाएगा, और इतनी बड़ी जनसंख्या उसके बाद भी बहुत ही निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को जो मौलिक अधिकार और वो अभिव्यक्ति की आजादी और उस तरह की काफी स्वतंत्रताएं हैं, और भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, यहाँ इतने सारे कल्चरल और इतने सारे विभिन्न धर्म के लोग और मत को मानने वाले रहते हैं, फिर भी रहते हैं, इतनी सारी डाइवर्स कल्चर है यहाँ का। मैंने कल्चर से हटकर पूछा था, कल्चर से तो पूरी दुनिया मानती है इंडियन कल्चर को, तो से हटके पूछा था मैंने, कोई बात नहीं। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी सर, इसकी डेफिनेशन तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सरकार जिस चीज के भी रेट या दाम अधिक होते हैं तो अपनी तरफ से देके और किसानों को, और जैसे यूरिया और इनमें कम दाम पे वो चीजें मिल सके इस तरह से मदद करती है। अच्छा, सब्सिडी इंग्लिश का वर्ड है या हिंदी का? सब्सिडी इंग्लिश का वर्ड है सर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको?
सॉरी सर, हिंदी में तो शायद सहायता या उपादेयता ऐसे कुछ बोलते होंगे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अच्छा, ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के बारे में कुछ बताइए। इसके साथ जो भी सर बीपीएल लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, उनको प्रति व्यक्ति 5 रुपए 5 केजी प्रति व्यक्ति महीने के हिसाब से राशन मिलता है। 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल ये लोगों को प्रदान किया जाता है। अच्छा, आपने अभी एक वर्ड यूज किया बीपीएल। बीपीएल और एपीएल, इनमें क्या अंतर है? जो ज्यादा गरीब और ज्यादा वंचित लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, वो बीपीएल है सर, और उससे ऊपर जिनके पास थोड़ी ठीक सुविधाएं हैं वो एपीएल है सर। कंफर्म है आप? जी सर। अच्छा, स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है? इसके तहत सर 100 भारत के चुनिंदा 100 शहरों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा और साथ में जो पर्यावरण है उसकी भी बढ़ोतरी की जाएगी। अच्छा, कब शुरू हुई थी ये परियोजना? माफी चाहूंगा सर, मुझे इसकी एग्जैक्ट सन है वो तो याद नहीं है। अच्छा, राजस्थान के कौन से सिटीज हैं जहां पर ये परियोजना जारी है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। 4 नगर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, और अब एक उदयपुर भी एक सर, मैं गलत बता रहा हूँ, एक सिटी मुझे याद नहीं है, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं कौन सी है। 500 में से 4 शहर हैं। अच्छा, क्या स्थिति है स्मार्ट सिटी परियोजना? वर्तमान में सर इन पे काम चल रहा है। इन पे सरकार हर वर्ष इनको फंडिंग करती है, ये इनकी परियोजना के चालन के लिए। आप कहाँ के, अलवर के हैं? मैं हनुमानगढ़ से हूँ सर। हनुमानगढ़ से। चलिए, आपके पास जोधपुर ज्यादा पास पड़ता है या जयपुर? जयपुर ज्यादा पास है सर। अभी जाना हुआ कभी जयपुर? हाँ सर। स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत क्या आप देख रहे हैं विकास वहां पर? ऐसे सर मैंने विकास तो वहां पे इतना वो कोई जाना नहीं हुआ वर्तमान में कि क्या क्या वहां पे ये चेंजेस आ गए, ये मुझे पता, जानकारी में नहीं है सर ये वहां पे। चलिए, अंतिम प्रश्न, ये पेरिस समझौता क्या था? पेरिस समझौता सर जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता है, जिसके तहत जो देश हैं वो अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करेंगे और जो धरती का तापमान है वो भी 1.5 और 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़े आने वाले वर्षों में। अच्छा, मोदी जी ने आजकल में कुछ कहा है पेरिस समझौते से संबंधित? जलवायु, ये जो कार्बन उत्सर्जन है इससे संबंधित? हाँ, इन्होंने कहा है कि हम जो, जैसे भारत ने पहले कहा था 33 से 35% हम कार्बन उत्सर्जन में कमी करेंगे, यही बात मोदी जी ने दोहराई है सर। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। थैंक जी यू। ललित जी सर। जी विवेक जी। नमस्ते सर। नमस्कार। आप हनुमानगढ़ से हैं? जी सर। अच्छा, ये बताएं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हनुमानगढ़ में कहाँ से ये प्रवेश कहाँ से करती है, हनुमानगढ़ या गंगानगर से? हनुमानगढ़ से ही प्रवेश करती है सर, हनुमानगढ़ जिले के जो टिब्बी तहसील है उसके खाराखेड़ा गांव से। ओके, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम सर हरिके बैराज से होता है। ये किस नदी पर है हरिके बैराज? ये रावी और व्यास नदी के संगम पर स्थित है सर। ओके, और चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? चंबल नदी झालावाड़ से प्रवेश करती है सर। ठीक है, और एक नदी आपके हनुमानगढ़ में भी प्रवेश करती है? हाँ, घग्गर नदी है सर। और कहाँ से उद्गम होता है उसका? उसका कालका से उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश में कालका नामक स्थान से। राइट। ये जो आंधियों का जो सर्वाधिक गणना है दिनों की दृष्टि से, वो
सर्वाधिक कहाँ है, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में? हनुमानगढ़ में है सर, हनुमानगढ़ में, कारण? सॉरी सर, गंगानगर में है सर, गंगानगर में सर्वाधिक आंधी आती है। कारण? जबकि वो तो काफी हरा भरा क्षेत्र है। कारण तो सर मालूम नहीं है सर। क्या गंगानगर एक निम्न दाब क्षेत्र है क्या? सॉरी सर, आपको जानकारी नहीं है? हम्म। ओके। अच्छा, तो हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई थी? इसकी वर्तमान में तो सर स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1994 को स्थापना हुई थी। ये 31वां जिला बना था। और प्राचीन काल में? प्राचीन काल में ये बटनेर दुर्ग के नाम से था, जिसकी 285 ईस्वी में भूपत भाटी ने स्थापना की थी। बाद में 1805 ईस्वी में जो बीकानेर के राजा थे सूरज सिंह, इन्होंने इसको जीता था और मंगलवार के दिन जीता था, इसलिए सर इसका नाम हनुमानगढ़ पड़ा फिर। ओके। और महाभारत काल में इस क्षेत्र का क्या नाम था? योध्य प्रदेश। ये भाटी वंश के संस्थापक कौन थे? सॉरी सर, ये तो मेरी जानकारी में नहीं है सर। ओके। ये गोगा नवमी पे आपके वहाँ मेला भरता है? हाँ सर, गोगामेड़ी में भरता है सर मेला। कब भरता है ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को भरता है सर। राइट। और कितने समय तक रहता है ये एकम से लेके और जो है वो अमावस्या तक, उस टाइम तक रहता है सर। 15 पूरा दिन महीना मतलब? हाँ हाँ। ओके, ठीक है। ये बताएं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी कब बना? जयपुर जब चौथे चरण में बना था, 19, इसका सर एग्जैक्ट सन तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब जो राजस्थान के गठबंधन की प्रक्रिया चल रही थी, जब चौथे चरण में जब ये जयपुर और ये जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर शामिल हुए थे, तब जयपुर राजधानी बना था। ओके। और जयपुर की स्थापना किसने की थी? स्वाई जयसिंह जी थे, और जो वास्तुविद थे वो विद्याधर भट्टाचार्य 1727 ईस्वी में की थी सर। ओके। बताया था। अच्छा, ये बताएं कि एक प्रशासक के रूप में आप में 4 सर्वप्रमुख गुण क्या होने चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए सर। और दूसरा है कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता हो सबके प्रति। तीसरा संवेदनशीलता हो। और चौथा है कि ऑनेस्टी हो, ईमानदारी। जी सर। अच्छा, संवेदनशीलता का क्या तात्पर्य है? संवेदनशीलता है कि जो भी वंचित और पीड़ित लोग हैं, उनके प्रति आपके मन में सहानुभूति की भावना हो, उनकी हेल्प करने की भावना हो। और ये वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है? वस्तुनिष्ठता का अर्थ है सर भी सभी लोगों के प्रति आप समान भाव रखें, जाति धर्म इन के किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। संवेदनशीलता और वस्तुनिष्ठता को एक साथ कैसे लागू करोगे? इसमें कानूनी दायरे में सर ये दोनों चीजें की जा सकती है, और अगर जैसे संभव हो और किसी गरीब को मदद की जरूरत है तो खुद प्रयास करके अगर व्यक्ति संवेदनशील होगा तो वो भामाशाहों से भी उनकी मदद करवा सकता है। ओके। अच्छा, ये बताएं कि जो वर्तमान में राज्यपाल की भूमिका आप देखते हैं, जी सर, विवादित भूमिका है, तो राजस्थान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री का क्या विवाद रहा है? अभी सर थोड़े दिन पहले वो ये विधानसभा के सत्र को बुलाने का था। राज्यपाल की तरफ से आपत्ति थी कि वर्तमान में कोरोना काल है और इस दौरान इतनी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी, और सत्र नहीं बुलाने की वो अनुमति का कुछ मामला था सर। क्या नियमानुसार राज्यपाल सत्र को रोक सकता है? ये सर ये तो जानकारी में नहीं है कि रोक सकते या नहीं रोक सकते, लेकिन ये जानकारी में नहीं है सर। ओके। अच्छा, ये एक अभिव्यक्ति के अधिकार का मुद्दा अभी इन दिनों बना हुआ है, अभिव्यक्ति का अधिकार। जी सर। ये किस संदर्भ में है, बता पाएंगे?
अभी एक तो अर्नब गोस्वामी जो पत्रकार हैं उनके मामले में था, और अभी कुणाल कामरा के मामले में भी ये मुद्दा चल रहा है सर। जो क्या है कुणाल कामरा का क्या मुद्दा है? जी सर, उन्होंने जो संविधान, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका से, उस पर उन्होंने कोई ट्विटर पर टिप्पणी की थी सर। ओके, आपको क्या लगता है कुणाल कामरा सही है या गलत है? जो भारत की जो संविधान में जो व्यक्ति की आजादी है वो एक लिमिटेड है और एब्सोल्यूट नहीं है, और जो इस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी नहीं की जा सकती सर, तो उसके निर्णयों पर। एब्सोल्यूट होने का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट है भी, आप उन संस्थाओं पे भी टिप्पणी कर सकते हैं, कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं, आप धर्म पर भी टिप्पणी कर सकते हैं, देवी देवताओं पे, जिस पे भी संविधान सभा वो सुप्रीम कोर्ट पे मतलब पूरी तरह आजादी होती है। ओके, क्या मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट है? नहीं सर, एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर प्रतिबंध भी है। किस आधार पर? राष्ट्र की एकता और अखंडता, वैदेशिक संबंध है, सदाचार है, स्वास्थ्य है, नैतिकता है, इस तरह के कई मापदंड है सर। राइट। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न है कि महाराष्ट्र में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री संबंधित एक विवाद हुआ है। सॉरी सर, ये मेरी जानकारी में नहीं है क्या विवाद हुआ है वहां पर। और पश्चिम बंगाल में? सॉरी सर, ये भी जानकारी में नहीं है। जी उपाध्याय सर, समीक्षा करें। हाँ महेंद्र सिंह जी, सॉरी विवेक जी। जी सर। विवेक जी है ना आपका नाम? हाँ जी सर। हाँ, आप आरटीएस से आरएस बनने जा रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं आपको। पर Thank you, आपको sir. थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आप करेंगे ना? जी सर। थोड़ा ज्ञान पक्ष कमजोर है आपका, और थोड़ा सा व्यक्तित्व को भी बार बार आप इस तरह के एक्शन करते हैं, मुंह बंद करते हैं, कभी कुछ करते हैं, ये उस समय इंटरव्यू के दौरान नहीं होना चाहिए। जी ठीक सर। है, थोड़ा अपने आप को स्टेबल रखें। और एक तो आपकी भाषा को थोड़ा हिंदी निष्ठ करें, थोड़ा सा आपका जो लोकल एक्सेंट आता है उसको थोड़ा वैसे सुधर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। शब्द चयन आपका बहुत कमजोर है, संविधान जी के सर। बारे में आपको जानकारी कम है, भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी में जो तर्क के सवाल पूछे उसमें थोड़ा सा सोच कर एक सेकंड, और उसके बाद आप प्रॉपर आंसर ढूंढने का प्रयास करें। और जैसे न्यूज़पेपर वाला पोर्शन, आप आरटीएस हैं तो निश्चित रूप से समय कम मिलता होगा, पंचायत के बारे में जानकारी आपको कम है, तो समसामयिक और थोड़ा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ी जानकारी करें। ठीक है जी ना? सर। तो बाकी ओवरऑल आपका बहुत अच्छा है। जैसे जयपुर के विकास के बारे में आपसे बात करी, तो ये चीजें तो बिल्कुल एक आरटीएस ऑफिसर को रटी हुई होनी चाहिए। थोड़ा जी समय सर। निकाले, पढ़ें। ये अभी इन दिनों में सर वो पंचायत चुनाव के कारण बिल्कुल ही वो समय नहीं मिल रहा था, यहाँ दिन रात वो ड्यूटी से। मुझे पता है तहसीलदार के ऊपर कई कई अफसर होते हैं, और तहसीलदार तो बिल्कुल जैसे कहना नहीं चाहिए, बहुत लदा हुआ होता है, मुझे पता है। लेकिन आरएस का इंटरव्यू देना, ये अवसर आपको मिला है तो इसका लाभ आपको मिले, उसके जी लिए सर, आपको मैं तैयारी करनी पड़ेगी। कोशिश कर रहा हूँ इन दिनों सुबह शाम एक एक दो दो घंटा निकाल के सर पढ़ने की। हाँ बिल्कुल निकालें, नहीं तो छुट्टी ले लें। जी सर, ये चुनाव के बाद 1 तारीख के बाद छुट्टी लेने का है सर। हाँ छुट्टी लेके और आप तैयारी करेंगे और एक आध मॉक देंगे आप, तो आपको समझ में आएगी। और ये मॉक अटेंड करेंगे जो ललित जी करवाते हैं, जी सर। उससे भी आपको काफी जानकारी रहेगी। आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी विवेक जी, जी सर। हॉबी को लेकर जानकारियां कमजोर है आपकी। जी सर। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उनके बारे में आपको कम जानकारी है। कब भारत रत्न दिया गया उनको श्योर नहीं है आप। ध्यानचंद जी के बारे में खेल दिवस मनाया जाता है, उनका बर्थडे, और आपको पता होना चाहिए, सामान्य जानकारी थी। एक अभी जो निर्णय हुए क्रिकेट के क्षेत्र में, उनकी भी जानकारी होनी चाहिए आपको। जी सर। पाकिस्तान की टीम के कप्तान हाल ही में बनाए गए हैं, बाबर आजम। ठीक है, उसके बारे में आप श्योर नहीं थे।
श्रम मंत्रालय वाला जो प्रश्न था, कार्य के घंटे बढ़ाने वाला, उस पर संतुलित उत्तर था आपको। स्मार्ट सिटी कितनी है, कब शुरू हुई, ठीक है, इस पे आपका उत्तर गोलमोल था, ठीक है। तो एक आप अधिकारी हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर तो आप जरूर दें। जी जी सर, मैं ध्यान करूंगा इन पे। पेरिस समझौता था, उस पे आपके ठीक है आंसर। बाकी ओवरऑल ठीक है, आप थोड़ा सुधार करें इसमें, जहां पर भी सर ने कमियां बताई। जी सर, मैं शुभकामनाएं। इनमें सुधार करूंगा इनमें। बिल्कुल, Thank you, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके। जी विवेक जी, जी सर। एक तो क्षेत्रीय ज्ञान पे और थोड़ा वर्क करें। आज सिर्फ हनुमानगढ़ पूछा है, नेक्स्ट पूरा राजस्थान ही पूछेंगे आपसे। जी सर। राजस्थान पे वर्क करिए, काफी अच्छा करिए। जी एथिक्स सर। में आप काफी अटक रहे थे, एथिक्स को और ज्यादा पढ़ें। और संवैधानिक पक्ष में जो उसका तथ्यात्मक पक्ष है उसको पढ़ें, और करंट से टच में रहें पूरा। जैसे जी सर। कई जगह जो राज्यपालों से संबंधित जो विवाद है उसका आप उत्तर नहीं दे पाए, जी सर। तैयार करें। इसके अलावा जो सर ने बताया उन चीजों पर और विशेष ध्यान दीजिए। जी सर, मैं इन पे ध्यान दूंगा। हाँ, ओवरऑल अच्छा है। आप आपके व्यवहार में एक विनम्रता नजर आती है, वो आपके लिए सकारात्मक पक्ष है। व्यक्तित्व आपका अच्छा है, बाकी चीजें और सुधार करें। जी सर, मैं इन पे करूंगा। वो चुनाव के कारण थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन 1 तारीख के बाद मैं छुट्टी लेके इन पे पूरा वर्क करूंगा सर। लीजिए छुट्टी, और अगले 12-15 दिन बाद एक बढ़िया मौका दीजिए। और ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।